मोना दी, हम लोगों को ना इस तरह के लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप बोलो तो मैं अभी बाहर निकाल देता हूं इन्हें। वेंकट ने मोना से कहा। उसे इस तरह की बात ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने पार्लर के बारे में भी सुनना पसंद नहीं था। उसे ना सिर्फ गुस्सा आ रहा था बल्कि अपने कुछ ना कर पाने की वजह से उसे शर्म भी महसूस हो रही थी। इधर जैसे ही वेंकट मोना से बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ा ही था, इतने में अमान ने वेंकट के सिर के ऊपर वार कर दिया। चोट लगते ही वेंकट जब फिर से पीछे पलटा तो उसकी आंखों में उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अमान ने उसके बालों को पकड़ा और सीधा उसके पेट में एक लात मार दी। वेंकट नीचे जमीन पर गिर गया था। लात इतनी जोरदार थी कि उसके शरीर के अंदर के पुर्जे मारे दर्द के फटने लगे थे। ये सब कुछ सब लोगों के सामने पलक झपकते हो गया था। और जब लोगों को एहसास हुआ कि वेंकट के साथ मारपीट हो रही थी, तब सब लोग वेंकट को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने अमान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इधर अमान के आसपास भी खड़े लड़के आगे आने लगे थे। वो सब लोग खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी आंखें देखकर ही किसी को भी डर लग सकता था। उन सब ने अपने चेहरे थोड़े ऊपर की तरफ उठा रखे थे और उनकी तरफ बढ़ते हुए वेटर्स को देखकर बोल रहे थे, नीचे बैठ जाओ सबके सब। अगर किसी ने भी हिलने की हिम्मत की ना तो हालत ना इससे ज्यादा बुरी कर देंगे, समझे? साले आगे आना भी मत, टांगे तोड़ दूंगा वहीं पे। अमान के आसपास खड़े सभी लोग चिल्लाए जा रहे थे। केवल वो पतला सा लड़का जो अमान के पीछे खड़ा था वो बिल्कुल चुपचाप था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। उन लोगों के हुलिये भी अपने आप में अजीब से थे। उन्होंने अपने बालों को अजीब ढंग से कटवा रखा था। गले में मोटी चैन पहनी हुई थी और उनके हाथों में मोटी मोटी अंगूठियां थी। उनकी डरावनी सी आंखें देखकर ही पार्लर में काम करने वाले लोग एक बार के लिए घबरा गए थे। सब लोग बैठ जाओ सब लोग, मोना ने अपने ही स्टाफ के लोगों के ऊपर चढ़ते हुए कहा। लेकिन सब लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वेंकट के साथ इतनी मारपीट हुई और वो चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। जब मोना ने उन्हें और एक बार नीचे बैठ जाने के लिए बोला तो वो लोग चुपचाप नीचे बैठ गए और अमान और उस लड़के को खुन्नस भरी नजरों से देखने लगे। इधर मोना ने एक गहरी सांस ली और वो अमान की तरफ देखने लगी। अमान सर, आप प्लीज यहां से चले जाइए, मोना ने कहा। हालांकि वो अमान से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, फिर भी न चाहते हुए उससे बात करनी पड़ रही थी। वैसे वो उसे पहले से जानती भी नहीं थी। अमान अभी कुछ दिनों पहले खुद ही आगे से आया था और उसने अपने आप को मोना से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद तो हर रोज अमान मोना को कभी डिनर पर ले जाने की बात करता तो कभी फिल्म दिखाने की। अब ऐसे में मोना भी कोई बच्ची नहीं थी जो उसे अमान की नीयत समझ में नहीं आती। वो उससे मिलने के लिए मना कर चुकी थी, फिर भी अमान उसका पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं था। वो उसकी परछाई की तरह पीछा किए जा रहा था। मोना उसके व्यवहार से समझ गई थी कि वो एक बहुत ही अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था और इसलिए वो अपनी तरफ से उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। चला जाऊं? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी ये सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले थे और मैं इन्हें ऐसे ही जाने दूं? मैं ना अमान अपने भाइयों के सामने ना अपनी ऐसी तो फजीयत नहीं करवा सकता, समझी तुम? अमान ने मोना के मजे लेते हुए कहा और फिर से उसने वेंकट को खींचकर नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर 2 बार अपना जूता रगड़ दिया। बाकी लोग जो वेंकट के साथी वो अमान के इस व्यवहार को देखकर काफी नाराज हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इधर मोना का भी दिमाग अब खराब हो चुका था और वो कैसे ना कैसे करके वेंकट को बचाने के तरीके के बारे में सोच रही थी। तुम क्या करना चाहते हो? मोना ने अमान की तरफ घूरते हुए देखा और पूछा। वो काफी नर्वस नजर आ रही थी। उसे अमान की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जो मोना को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था। उसके इरादे तो बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे थे। तो देखो, बात बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को जो पीना है वो तो पहले ही पी चुके थे और अब हम यहाँ पर ना जूस पीने के लिए आए थे और अब हम बिना जूस पिए यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर तुम अच्छा जूस पिलाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जहां तक बात इस आदमी की है तो ये तो मेरी नजरों में 2 कौड़ी का आदमी भी नहीं है यार। अमान ने अपनी जेब से एक नेल कटर निकाला
और फिर उससे एक धागे को काटते हुए कहा, इन लोगों को जूस पिलाओ जल्दी। मोना ने अपने लोगों से कहा। उन लोगों ने एक बार के लिए अमान को घूरते हुए देखा और फिर वो उसके लिए जूस बनाने के लिए जाने ही वाले थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। एक सेकंड मोना मैडम, भले ही हम लोग यहाँ पर जूस पीने के लिए आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि उसे सर्व करने के लिए आपको लड़कों को काम पर लगा दूं। जूस है तो क्या हुआ, उसमें भी सुरूर होता है, बशर्ते उसे कोई लड़की अगर अपने हाथों से पिलाए तो। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमें जूस पिलाने के लिए ना दो सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं। अमान ने अपने नाखूनों की तरफ देखते हुए कहा। उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर ना सिर्फ मोना बल्कि बाकी सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अगर अब वो इस शैतान को यहां से बाहर भगाना चाहते थे तो उनके पास उसके कहे को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कशिश, विमला, सुहानी, आप सब लोग मेरे साथ आओ। आज हमें अपने मेहमानों के लिए जूस बनाना होगा। मोना ने वहां खड़ी अपनी स्टाफ की लड़कियों से कहा और फिर वो लोग जूस बनाने के लिए अंदर रसोई में दाखिल हो गईं। थोड़ी ही देर बाद उन चारों के हाथ में जूस के ग्लास थे और वो लोग अमान और उसके दोस्त की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही अमान ने मोना और दूसरी सुंदर लड़कियों को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में शैतान उतर आया और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। साले, हीरो बनना है, अमान ने वेंकट के सिर पर लात दिखाते हुए कहा। देखो अमान, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, प्लीज स्टॉप इट। मोना ने अमान की तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही अमान ने मोना को इतने पास से देखा तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। मोना को खुद इस तरह से देखे जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो नर्वस तो हो रही थी और साथ में उसे घिन भी आ रही थी। वो उसे जल्द से जल्द जूस का ग्लास थमाकर वहां से निकल जाना चाहती थी। ठीक इसी वक्त अमान और उसके साथी लड़कों ने उन लड़कियों के हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास खींच लिया जो कि उन्हें जूस देने के लिए आई थी। जैसे ही उन्होंने ये किया उसके बाद उन लड़कियों के मुंह से चीख निकल गई। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। मोना ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो अमान की बाहों में गिरी उसे लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया था। मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहे हैं वो तो मेरे हाथ कर रहे हैं। मोना ने अमान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो पास से भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी प्यास को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उससे अपनी प्यास रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही उसने मोना के चेहरे को देखा उसके अंदर मानो बिजली की तरंगें उठनी शुरू हो गई और उसे ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त अपनी हद पार कर सकता था। अमान की हालत उस कैदी की जैसी थी जो 30 साल जेल में रहकर आने के बाद पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। छोड़ मुझे, मोना ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि अमान ने अपना चेहरा मोना के चेहरे से सटाना शुरू कर दिया था और जैसे ही वो मोना के बिल्कुल पास आ गया था तो मोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेतरतीबी से अपने हाथ पैर फेंके जा रही थी। यह हाल ना सिर्फ मोना का था बल्कि बाकी लड़कियों का भी था। वो भी खुद उन लड़कों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस दृश्य को देखकर वहां बैठे लड़कों के पसीने छूट गए। उनका खून तो बहुत खौल रहा था लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि उनके पास में हथियार भी हो सकते थे। साले छोड़ मुझे, छोड़, साले छोड़, तेरे अपने घर में मां बहन नहीं है क्या? वो दृश्य सच में बहुत भयानक था और उसे देखने में हर लोगों की जान निकले जा रही थी। सिवाय मोना और कशिश के बाकी जो भी लड़कियां वहां पर थी उनके बॉयफ्रेंड भी उनके सामने ही खड़े थे। जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखा तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उनका खून उबलना शुरू हो चुका था और जो बाकी के लड़के थे उनमें से भी ज्यादातर लड़के जवान ही थे और उन्हें भी इस बात पर खूब रोष आ रहा था कि वो सामने वाली पार्टी से हारते हुए दिख रहे थे जबकि वो इतने कम थे और ये लोग इतने ज्यादा। फिर जब बाकी लड़कों से रहा नहीं गया और पूरा दृश्य उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सब के सब एक साथ अमान और उसके लड़कों पर टूट पड़ने के लिए उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जूस पार्लर के लड़के अपने लोगों को बचाने के लिए अमान और उसके साथियों के ऊपर टूट पड़ते या फिर अमान और उसके दोस्त इन सब लड़कों के ऊपर भारी पड़ जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने देखा कि अमान जूस पार्लर में घुस गया था और वो वेंकट के साथ में बदतमीजी भी किए जा रहा था।
वो देख रहा था कि उसने वेंकट के पेट में इतनी जोर से लात मारी थी कि वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। इस बात पर सब लोगों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोना के कहने पर सब लोग रुक गए थे। इसके बाद अब अमान ने मोना और बाकी लड़कियों को उन्हें जूस पिलाने के लिए कह दिया था, और उसके बाद अमान और उसके साथियों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती की तो बाकी लोगों से रहा नहीं गया, और वो सब लोग गुस्से में अमान और उसके साथियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके गुस्से को देखकर एक बार के लिए अमान और उसके साथी घबरा गए और उन्होंने तुरंत उन लड़कियों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद अमान के साथ आए वो चारों लड़के उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपनी तरफ बढ़ रहे पार्लर के स्टाफ को वो डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें के डराने का उनके ऊपर कोई असर हो पाता, उनके ऊपर टेबल, कुर्सियां और गिलासों की ऐसी बौछार शुरू हो गई थी कि वो उससे निपट नहीं पाए। उन चारों लड़कियों की हालत पालतू कुत्ते के जैसी हो गई थी, और हर थोड़ी देर के अंदर उनके चिल्लाने की आवाज से पार्लर गूंज रहा था। और जहां तक उन लड़कों की बात थी, तो इस बार अमान और उनके साथी उन लड़कों को ठीक से छू भी नहीं पा रहे थे। लगभग 1 मिनट के बाद ही वो चारों लड़के नीचे जमीन पर जा गिरे। अमान को बचाने के चक्कर में उनकी खुद की जान पर बनाई थी। किसी की नाक टूट रही थी तो किसी का सिर फूट रहा था। पकड़ो सालों के लीडर को, उसको तो चीर फाड़ कर ना उसके 4 टुकड़े कर देने चाहिए और हमारी मिक्सी में ना पीस देना चाहिए। साले को बहुत जूस पीना था ना, पिलाते हैं आज इसको जूस इसी का। अब वो लड़के अमान की बैंड बजाने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। अरे श्याम, बचाओ मुझे। इधर अमान की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उसने एक हाथ में अपना सिर ढक लिया था और दूसरे से वो उन्हें मारने के लिए किसी हथियार की तलाश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ पा रहा था। वो पीछे की ओर अपने आप ही खिसकना शुरू हो गया। उन लड़कों को भी अब उससे डर लगना बिल्कुल बंद हो गया था और वो उसे पीटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उसे मारने से पहले वो उसे समझना चाह रहे थे कि आखिर वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। मगर इससे पहले कि वो उससे कुछ समझ पाते, इतने में उसके सिर पर एक तेज तर्रार मुक्का लैंड कर चुका था। अचानक से वहां से लोगों की चीखने की आवाज आई। मुक्का अमान की दिशा में बढ़ा था, लेकिन आवाज उन लड़कों के मुंह से आ रही थी जो अमान को मारने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने अपनी ही साथियों की चिल्लाने की आवाज सुनी तो पीछे पलटकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके 2 साथी चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर गए थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतने में आधे से ज्यादा साथी नीचे जमीन पर गिर गए थे। ये सब उस पतले से मास्क वाले आदमी की करामात थी जो अभी तक चुपचाप उन सब के पीछे खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे या तो उनके कुंफू या फिर कराटे की क्लास लगी हुई थी, और उसकी हर लात में, हर मुक्के में ये बात साफ नजर आ रही थी। वो अपने दुश्मन की कमजोरी के ऊपर सीधा वार कर रहा था, और वो भी इतनी तेजी के साथ कि ना तो वार देखने वाले को और ना ही वार सहने वालों को वार का अंदाजा लग पा रहा था। वो सच में कोई भूत था जो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही लगभग सारे लड़कों को चित कर दिया था, और जो बचे कुचे थे वो सब भी उसके पास जाने से घबरा रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो आगे खड़े होने की हालत में भी नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से कुछ को भले ही चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उस आदमी का डर उनके दिल के अंदर तक चला गया था। बाकी लोग जो बच गए थे वो अपने चोटिल साथियों के पास आ गए और ये देख रहे थे कि उन्हें कितनी और कहां चोट लगी थी, लेकिन उनमें से एक भी आदमी उस मास्क वाले आदमी के पास जाने की सोच नहीं रहा था। सर, विक्रांत अमान के पास आया और उसने अमान से पूछा। उसका नाम विक्रांत था, और वो जिस तरह से अमान को सर कहकर बुला रहा था, उसे सुनकर वहां खड़े सब लोगों के कान खड़े हो गए। तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? ये अकल से बिल्कुल पैदल हो। यहां तुम्हारे सांप को ना कोई मार रहा है और तुम बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। यहां मैं तुम्हें तमाशा देखने के लिए नहीं लेकर आया हूं, समझे? अमान ने श्रीकांत के गाल पर एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहा। सब लोगों को लगा कि वो उससे प्यार से बात करेगा या फिर उसे थैंक यू कहेगा, लेकिन उसने जिस तरह से उसे थप्पड़ लगाया था, उसे देखकर सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई थी। इधर श्रीकांत ने भी थप्पड़ खाने के बाद अपना सिर नीचे झुका लिया। वो पहले ही अमान की तरह लंबा नहीं था, और फिर उसने थप्पड़ खाने के बाद तो और भी छोटा नजर आ रहा था। अभी 1 सेकंड पहले ही उसने 10 से भी ज्यादा लोगों को पीट दिया था, उन्हें नीचे गिरा दिया था, लेकिन इतना तेज और इतना मजबूत आदमी भी अमान जैसे लड़के के सामने सिर झुका कर खड़ा था।
ये देखकर तो सब लोग हैरत में पड़ गए थे। लकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। वो श्रीकांत को भीड़ में पीछे खड़े होकर देखे जा रहा था। उसने उस ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था जो कि देखने में तो काफी पुराना लग रहा था। उसके अलावा उसने नीचे जो नीली जीन्स पहनी थी वो भी उसके ऊपर काफी ढीली लग रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अमान ने उसे दी थी। उसके पैरों में उसने सफेद रंग के जूते पहने थे। जब लकी ने उन कपड़ों को देखा तो पाया कि उन तीनों का एक दूसरे से कहीं से कोई मेल ही नहीं बैठ रहा था। और फिर उसके बाद श्रीकांत ने सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ था। लकी ने देखा कि श्रीकांत के हाथ भी पीले पड़े हुए थे और उसके नाखून लंबे थे। वो किसी बाज के पंजे जैसे नजर आ रहे थे। उसके माथे के बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीमार था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह का इंसान था। न सिर्फ लकी का बल्कि वहां खड़े हर आदमी का यही सवाल था कि वो किस तरह का आदमी था। हाँ, पर फिर भी तुमने इतना बुरा नहीं किया। जरूरत के वक्त तुम काम आ सकते हो, लेकिन याद रखना जब जब मेरे ऊपर खतरा आए तब तक तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना है, याद है ना? अमान ने श्रीकांत की तरफ देखकर उसे लगभग आदेश देते हुए कहा। जी सर, मैं समझ गया। इधर से श्रीकांत ने भी जवाब दिया। वो उसके सामने भीगी बिल्ली हो चुका था। जब बाकी लोगों ने उसके मुंह से ऐसी आवाज सुनी तो सब लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आदमी था जिसने अभी इतने सारे लोगों को चित किया था। और तुम कुत्ते के दुम, एक बार और मजा चखाऊं? मारो साले को, उधेड़ के रख दो। अमान फिर से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला। उसकी आवाज पूरे पार्लर में गूंज उठी थी। जब अमान ने देखा कि सब लोग उसकी धमकी से डर गए थे तो वो उन लोगों के पास आया और उनमें से 2 लोगों के गाल पर उसने चांटे लगा दिए। साले डरपोक कहीं के, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो याद रखना एक एक को ना यहां से बाहर फेंकवा दूंगा। अगर मैंने तुम में से किसी को भी मार दिया ना तो भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे ना? अब है कोई माई का लाल जो मुझे हाथ लगाना चाहता है? दम है तो आओ सामने। अमान ने उन सब लोगों के सामने शेर बनते हुए कहा। अमान को देखकर सब लोग समझ गए थे कि वो बहुत ही बड़े परिवार से आता था और अगर वो किसी का खून करके उसे कहीं भी फेंक भी देता तो कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता था। इसलिए ऐसे आदमी से पंगा लेकर कोई भी बेकार में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जब अमान ने देखा कि कोई भी उनमें से आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था तो अमान ने फिर से मोना को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में ही जाने ऐसा क्या था कि मोना उससे डर गई थी और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। अमान उसकी तरफ बहुत ही गंदी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। हर कोई समझ गया था कि अब अमान आगे क्या करने वाला था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर मोना की जान बचा सके। उन सब ने मारे डर और शर्म के अपने सिर नीचे झुका लिए थे। अमान उनकी आंखों के सामने उनकी मालकिन के साथ जो कुछ करने वाला था उसे कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। इधर मोना ने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर तो पीछे खींचना शुरू कर दिए थे, लेकिन थोड़ी ही दूर पर वो टेबल से जाकर टकरा गई और उसने अपने हाथ उस टेबल के ऊपर टिका दिए। अमान ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसके चेहरे की हंसी और ज्यादा बड़ी हो गई थी। मोना बड़ी मुश्किल से ये कोशिश कर रही थी कि वो कैसे न कैसे करके अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल ले, लेकिन वो चाहकर भी अपने आप को वहां से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और अमान की हंसी देखकर उसे डर लग रहा था। इधर इन सब चीजों को देखकर लकी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो खुद भी मोना को बचाने की हर कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर वो इस वक्त अमान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो ये लोग उसे जिंदा मार देते। उसने पहले भी अमान को गाड़ी से उड़ा दिया था और उसके साथ में अब श्रीकांत जैसा खतरनाक आदमी भी खड़ा था, इसलिए उसकी जान जानी तो तय थी। इधर जब लकी उसे बचाने के बारे में सोच ही रहा था तभी अमान मोना के सामने आ गया। उसने मोना की कलाई पकड़ी और एक दिल दहला देने वाली मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, इस टेबल पर उतना मजा नहीं आएगा जितना बेड पर आएगा। क्या है ना कि ये सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी हाइट अच्छी है। अब तुम खुद इसके ऊपर बैठना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हें उठाकर? हट जाओ मेरे सामने से, मोना ने कहा। लेकिन तब तक अमान ने बिना देर किए मोना को कमर से उठा लिया था और उसे टेबल के पास ले गया था। मोना अपने आप को बचाने की कोशिश में छटपटाई जा रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे मुझे आकर बचाओ कोई। अमान ने मोना को टेबल के ऊपर बैठा दिया था और अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। ठीक इसी वक्त एक आदमी अचानक भीड़ में से निकलकर बाहर आ गया और वो 2 लोगों के कंधे पर से उछलता हुआ अमान के सामने आकर खड़ा हो गया।
इससे पहले कि अमान उसका चेहरा देख पाता, उस आदमी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे अमान नीचे जमीन पर गिर गया और उधर मोना भी टेबल समेत नीचे जमीन पर जा गिरी। मोना, तुम ठीक हो? अमान को लात मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लकी था। जब उसने देखा कि आज अमान अपनी हद पार करने जा रहा था, तो लकी ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा मोना को बचाने का फैसला कर लिया। मैं ठीक हूं मैं, मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपनी कलाई पर लगी चोट को देखने लगी। उसकी कलाई में थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन अब जब लकी इस सब में कूद ही गया था तो उसे लकी की चिंता होने लगी थी। अचानक से मोना की नजर लकी पर से हट अमान पर चली गई। वो दर्द के मारे कराह रहा था, लेकिन अब उसने लकी का चेहरा देख लिया था और ना सिर्फ उसने बल्कि उन सब ने उसे देखकर पहचान लिया था कि उसने लकी की गाड़ी को आने जाने से रोकना चाहते थे। अमान भाई, ये वही है साला जिसने उस दिन आपको गाड़ी से उड़ाया था। हाँ भाई, ये वही है, मैंने इसे ध्यान से देखा था। बाकी सब चिल्लाने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का खेल समाप्त होने वाला था या वो अमान के गुस्से से अपने आप को और मोना को बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सब लोग अमान के ऊपर टूटने ही वाले थे, लेकिन बीच में श्रीकांत ने उन्हें रोक लिया था। उसने सब लोगों को अपने वार से धार पर लगा दिया था। उसके वार झेलने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अमान की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। अमान ने भी इसी का फायदा उठाया और मोना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच लकी मोना को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। उसने अमान को लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से उठा, उसने और उसके लड़कों ने लकी को पहचान लिया और सब लोगों ने अमान से लकी के बारे में शिकायत करनी शुरू कर दी। अच्छा, तो तू है वो साला जिसने मुझे गाड़ी से उड़ाया था? अमान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो अपने गुस्से की आग में ही लकी को जला देना चाहता था। आज तक अमान के साथ किसी ने भी इस तरह की हरकत नहीं की थी जिस तरह की लकी ने। श्रीकांत, अमान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें लकी के ऊपर जमी हुई थी। जी सर। श्रीकांत चुपचाप अमान के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अमान ने फिर से श्रीकांत को गाली देना शुरू कर दिया और इस बार तो उसने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिए थे। हालांकि उसने श्रीकांत को बहुत जोर से मारा था, फिर भी आखिर में उसके ही गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। आह! तू क्या तब मेरी जान बचाएगा जब मैं मर जाऊंगा? तेरी आंखें खराब है क्या? अमान ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। नहीं सर, श्रीकांत ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। अमान ने अपना हाथ संभाला और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोला, मार साले को, और इतना मार कि उठ ना पाए। तो चिंता मत करना, अगर इससे कुछ भी हो जाता है ना, तो भी ना मेरे घर वाले तुझे कुछ होने नहीं देंगे, समझा? अमान ने कहा और फिर अपनी जेब से एक चाकू निकालकर श्रीकांत के हाथ में पकड़ा दिया। अमान अक्सर दूसरों को डराने के लिए अपनी जेब में एक चाकू रखा करता था, लेकिन आज वो पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रहा था। देख क्या रहा है, जाना। अमान ने श्रीकांत को लकी की तरफ धक्का देते हुए कहा। श्रीकांत ने भी चाकू बाहर निकाल लिया था और वो लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा था। उसकी खतरनाक आंखें मास्क में से लकी की तरफ घूर रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेर अपने शिकार को देख रहा हो। बाकी सब लोग इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। लड़कियों ने अपने हाथ कस लिए और सारे लड़के परेशान से कभी लकी तो कभी श्रीकांत की तरफ देख रहे थे। वो सब लकी की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन श्रीकांत के हाथ में वो भयंकर चाकू देखकर सब लोगों को डर लग रहा था और वो उसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? घबराई हुई मोना ने अपने आप से पूछा। उसने लकी के कपड़ों को अपने हाथों में कसकर थामा हुआ था। वो लकी की मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो खुद भी काफी बेबस नजर आ रही थी। लकी भी श्रीकांत की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। मोना उसे पीछे की ओर खींच रही थी और वो खुद भी मोना के साथ चुपचाप पीछे खींचा चला जा रहा था। उसने अचानक से मोना के साथ पीछे आना बंद कर दिया। उसने मोना को अपने पीछे खड़ा कर दिया और उसके बाद उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और खुद श्रीकांत के सामने आकर खड़ा हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो?
मोना ने चौंकते हुए पूछा। वो लकी के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके ही पार्लर में काम करने वाली एक लड़की ने उसे वापस जाने से रोक दिया। इधर लकी श्रीकांत की आंखों में देख रहा था। ना सिर्फ वो खूंखार नजर आ रही थी, बल्कि उनमें एक तरह की उदासी भी छाई थी। भले ही श्रीकांत के पास जमाने भर की ताकत थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की उदासी लकी को समझ से परे नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रीकांत उदास क्यों था। उसकी आंखें देखकर तो यही लगता था कि वो एक अच्छा आदमी था, पर फिर भी इस बात की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अमान जैसे गुंडे का साथ क्यों निभा रहा था। जब श्रीकांत लकी से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर गया तो लकी ने देखा कि उसकी आंखों में एक तरह की चमक आ गई और वो एक पल के लिए मानो जम सी गई। इधर जैसे ही श्रीकांत एक पल के लिए रुक गया, ठीक इसी वक्त लकी ने भी अपनी शर्ट के पीछे से एक चाकू निकाल लिया और उसे श्रीकांत की तरफ तान दिया। लकी ये चाकू रसोई से तब लेकर आया था जब श्रीकांत बाकी सब लोगों को पीट रहा था। वो जानता था कि आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो चुपचाप जाकर चाकू ले आया था। लेकिन वो श्रीकांत की ताकत को समझता था और जिस पल वो उसके ऊपर हमला करता, उसके बाद वो खुद भी पीछे नहीं हटने वाला था। इधर इससे पहले कि श्रीकांत हमला करता, उससे पहले ही लकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। श्रीकांत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकी भी काफी तेज था। उसने उसके कंधे के ऊपर ही काट लगा दिया था। अब श्रीकांत के कंधे से खून बहना शुरू हो गया और उसके हाथ से वो चाकू भी नीचे जमीन पर गिर गया। जब बाकी सब लोगों ने देखा कि लकी के सिर्फ एक ही वार से श्रीकांत के हाथ से चाकू नीचे गिर गया, तो सब लोग चौंक गए थे। जब लड़कियों ने श्रीकांत के हाथ से खून बहता हुआ देखा तो वो भी अपने अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाकर छिप गईं और चिल्ला रही थी। उधर अमान और उसके साथियों का भी यही हाल था। वो तो यहाँ लकी को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि श्रीकांत लकी की हड्डी पसली एक कैसे करता है। लेकिन लकी ने तो इस बार सारा मामला ही पलट दिया था। उन्होंने इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी और इसी वजह से अमान और उसके साथियों को डर लगना शुरू हो गया था। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, जल्दी से पुलिस बुलाओ, लकी ने अपने साथियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। सब लोग अचानक ही जैसे नींद से जाग गए हो और उन्होंने तुरंत अपने अपने फोन निकालकर पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, निकलो यहां से। इधर जैसे ही अमान ने देखा कि उन लोगों ने पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया था, तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वो श्रीकांत और बाकी चारों लड़कों के साथ वहां से निकल लिया। वहां पर खड़े हुए लोगों ने देखा कि अमान खरगोश से भी तेज गति से भाग रहा था और वो कब पार्लर से बाहर चला गया किसी को पता नहीं चला। उसके पीछे पीछे उसके चारों लफंगे भी निकल गए थे और उनमें से किसी को भी श्रीकांत की कोई परवाह नहीं थी। इधर श्रीकांत ने अपने घाव को अपने हाथ से दबा लिया था और वो लकी की तरफ देख रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और वो जाने ही वाला था, लेकिन इतने में एक लड़के ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। नहीं रुको, उसे कुछ मत करना, जाने दो उसे। लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए उस आदमी से कहा जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। हर कोई देख पा रहा था कि श्रीकांत सिर्फ वही कर रहा था जो अमान ने उसे करने के लिए कहा था और उसकी लकी से रत्ती भर की दुश्मनी नहीं थी। धीरे धीरे पार्लर वालों ने श्रीकांत के लिए जगह बनानी शुरू कर दी और वो खुद भी अपने घायल कंधों के साथ वहां से बाहर निकल गया। जब अमान और उसके लोग वहां से बाहर निकल आए, तब लकी ने आखिरकार एक राहत की सांस ली। बाकी सब लोगों ने वहां की सफाई कर दी और फिर मोना से विदा लेकर एक एक करके निकल गए। इधर मोना पूरे वक्त लकी के पास बैठी हुई थी और जहां लकी को चोट लगी थी वहां पर उसने खुद अपने हाथों से पेन किलर जेल लगा दिया था। वो लकी को आज जितना थैंक्स बोलना चाहती थी उसके लिए कम था। मोना लकी के साथ बाहर तक आ गई और अब लकी के घर जाने का वक्त हो गया था। ध्यान से जाना, फिर जल्दी मिलते हैं, मोना ने लकी से बाय बोलते हुए कहा। उसने हाथ हिलाने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन इसकी वजह से उसका हाथ दर्द और ज्यादा बढ़ गया। मोना ने तुरंत अपने हाथ को दबा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लकी ने फिर तुरंत उसके पास आते हुए पूछा। फिर जब उसने मोना की कोहनी देखी तो उसे पता चला कि वो खून जमने की वजह से नीली पड़ गई थी। लकी समझ गया कि अगर वो अपने हाथ को जरा सा भी हिलाती तो उसे बहुत दर्द होने वाला था। नहीं ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, मैं जब घर जाऊंगी तो इस पर दवा लगा लूंगी, मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दी। वो चाहती थी कि लकी को घर पहुंचने में ज्यादा देर ना हो और इसलिए वो ये सब कह रही थी। तुम घर कैसे जाने वाली हो, पहले ये तो बताओ। लकी ने देखा कि मोना की लाल रंग की गाड़ी पार्लर के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसकी गाड़ी देखकर उसे लग रहा था कि इसे चलाने में
मोना को दर्द हो सकता था। हाँ, वैसे मैं गाड़ी तो नहीं चला पाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूं कि टैक्सी कर लूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोना ने कहा। लाओ इधर, चाबी दो। तुम चाबी लेकर क्या करने वाले हो लकी? मोना ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। जब लकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोना अपने पर्स में से गाड़ी की चाबी निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसे चाबी मिल गई और लकी ने उसके हाथ से चाबी लेकर दूसरे हाथ से मोना को सहारा दिया और उसे गाड़ी के पास ले गया। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, लकी ने कहा। फिर वो गाड़ी में बैठा और मोना को बैठाकर वहां से रवाना हो गया। मोना रास्ता बताती जा रही थी और लकी गाड़ी चलाया जा रहा था। रात बहुत होने वाली थी और इस वजह से दिल्ली की सड़कें खाली खाली सी नजर आ रही थी। लकी देख रहा था कि मोना आराम से अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी। शायद वो पहली बार ही इस सीट के ऊपर बैठी थी और उसे देखकर लकी को भी काफी खुशी हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद मोना की गाड़ी उसके घर के आगे आकर खड़ी हो गई। मोना रास्ता बताती जा रही थी और लकी उसके ऊपर गाड़ी चलाता जा रहा था। मैं आज से पहले ना इतनी जल्दी घर कभी नहीं पहुंची, मोना ने कहा। जवाब में लकी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। गाड़ी पार्क करने के बाद मोना लकी को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आई। लकी ने आते ही सबसे पहले पूछा कि दवाई का डब्बा कहां रखा था। वो जानता था कि सही वक्त पर दवाई नहीं लगाई गई तो मोना का घाव और ज्यादा बढ़ सकता था। उधर उस कैबिनेट में रखा हुआ है, मोना ने लकी को इशारे से बताते हुए कहा। लकी भी कैबिनेट के पास गया और उसमें से दवाई का डब्बा निकाल लिया था। इधर लकी के इंतजार में मोना सोफे पर बैठ गई। लकी थोड़ी ही देर बाद डिब्बा लेकर उसके पास आ गया और उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने धीरे से मोना के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी कोहनी पर दवाई लगानी शुरू कर दी। मोना देख पा रही थी कि लकी बड़े ही प्यार से उसे दवा लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक घाव के बीचों बीच हाथ लग जाने की वजह से मोना को दर्द उठ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, आ! क्या हुआ, क्या हुआ? जोर से दब गया क्या? लकी ने पूछा। नहीं, ठीक है, मोना ने अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। वो देख रही थी कि लकी बहुत ही बारीकी और गंभीरता से उसके हाथ पर दवा लगा रहा था। मोना के दिमाग में अचानक से वो चित्र घूमने लगा जब लकी ढेर सारे लोगों के बीच में उसे बचाने के लिए आया और उसने अमान के चेहरे पर एक लात मार दी। मोना उसे देखकर अपने आप को किसी छोटी बच्ची की तरह महसूस कर रही थी। उसके पेट में तो तितलियां उड़नी शुरू हो गई थी और वो चाहकर भी अपने चेहरे पर से मुस्कान नहीं हटा पा रही थी। थैंक यू सो मच, मोना ने दूसरे हाथ से लकी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। यह देखते ही लकी थोड़ा सा सहम गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोना का दिल लकी के ऊपर फिसलने वाला था? और क्या चल रहा था लकी के दिमाग में? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समलिंदर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रीकांत ने सब लोगों को कुछ ही देर में पटकनी दे दी थी। उसके बाद अमान के हाथ पैर भी खुल गए थे और उसने मोना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अमान को रोक सके या उसके रास्ते में आ सके। जैसे ही उसने मोना के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया, इतने में लकी बीच में कूद पड़ा। उसने न सिर्फ अमान को बल्कि श्रीकांत को भी पटक दिया था और वो मोना को अपने साथ उसके घर ले आया था। दवा लगाते हुए मोना देख रही थी कि लकी काफी सीधा लेकिन गंभीर नजर आ रहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। लकी जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे ही उसने मोना का हाथ अपने हाथ पर देखा तो वो चौंक गया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इससे पहले कि मोना आगे बढ़ पाती, लकी ने देखा कि एक काली सी परछाई सामने दीवार पर से होते हुए गुजर रही थी और अगले ही पल लकी ने देखा कि उसके सिर के ऊपर कुछ गिर गया था। लकी ने अपना सिर बचाने के लिए मोना के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और वो एक तरफ झुका। शीना नहीं! इतने में मोना जोर से चिल्लाई। लकी ने अपना सिर वक्त रहते बचा लिया था, वरना उसे काफी चोट लग सकती थी। जब वो उठकर देखने लगा कि उसके पीछे क्या था, तो उसने देखा कि 12 से 13 साल की एक छोटी बच्ची उसके सिर के पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी। उसने लकी के ऊपर पहले ही एक पेन फेंक दिया था। लकी ने उससे तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसके बाद फिर से शीना उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। उसने पेन को फिर से अपने हाथ में तान दिया। शीना, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे! इससे पहले कि शीना लकी की तरफ बढ़ पाती, मोना ने उसे बीच में ही रोक लिया। उसके हाथ से पिन छुड़वा लिया था। ये गंदा आदमी है, इसने आपको चोट पहुंचाई है। मैंने इसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं इसके पेट में ना ये पिन चुबो दूंगी।
इससे पहले कि शीना आगे कुछ और बोल पाती, उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन वो गुस्से भरी नजरों से लकी को देखे जा रही थी। अगर मोना उसे सही समय पर नहीं रोकती और उसे गले नहीं लगाती तो शायद शीना उसकी आंख फोड़ देती। लकी उसकी शक्ल देखकर और उसकी हरकत देखकर ही समझ गया कि वो बच्ची जैसी बातें कर रही थी। उसकी इस हरकत से तो वो कहीं से छोटी बच्ची नहीं लग रही थी। मोना ने शीना को समझाते हुए और उसे दुलार करने की कोशिश की, लेकिन शीना उसकी बात सुनने को राजी नहीं थी। इधर जब काफी देर तक शीना ने उसकी बात नहीं सुनी तो मोना ने उसे अपने हाथों से आजाद किया और लकी की तरफ भेजते हुए बोली, जाओ मारो उसे, जो करना है उसके साथ करो, फिर जब बाद में उसकी मां को दुख होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। जाओ मारो उसे। मोना ने कहा। मोना सोफे पर पीछे खिसक कर बैठ गई थी और उसने बेबसी में अपने सिर के बाल को पकड़ लिया था। वो निराश भी लग रही थी और गुस्से में नजर आ रही थी। इधर शीना अभी भी लकी को घूर रही थी, लेकिन एक पल के बाद वो शांत हो गई। उसने मोना की तरफ देखा और बोली, मम्मी मैं उसे नहीं मारूंगी, प्लीज आप शीना से नाराज मत होना, शीना को मत डांटना ना, मैं सच में उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, नहीं मारूंगी उसे। शीना अपने हाथ से पिन नीचे फेंकते हुए ये कह रही थी और फिर मोना के बगल में जाकर बैठ गई। मोना उससे बात नहीं कर रही थी। वो उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि उसने जो किया था वो गलत किया था। इसलिए शीना ने मोना के कपड़े पकड़ते हुए उसे मनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मोना ने उसे देखा और बोली, पक्का ना, तुम नहीं मारोगी ना उनको? नहीं मारूंगी मम्मी, आप प्लीज शीना से गुस्सा मत होना ना। शीना को अभी अपनी मां की चिंता हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मोना उससे नाराज ना हो जाए या उससे बात करना ना बंद कर दे। ठीक है, तो अब तुम मेरी शीनू समझदार बच्ची बन गई हो, तो मम्मा तुमसे नाराज नहीं है, मोना ने कहा और फिर शीना को अपने गले से लगा लिया। फिर उसने लकी की तरफ देखा और बोली, लकी इधर आओ। लकी अपनी जगह से उठा और वो मोना और शीना के पास जाकर बैठ गया। लकी ने देखा कि भले ही शीना देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा मोना के चेहरे से मेल नहीं खाता था और उसकी शक्ल देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई सी थी। शीना, मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं? इनका नाम है लकी। क्या नाम है? मोना ने शीना को लकी की तरफ दिखाते हुए पूछा। लकी नाम है इनका, शीना ने अपनी मासूम सी आवाज में जवाब दिया। हाँ, और मैं बताऊं ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये आपकी मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आगे से ये जब कभी हमारे घर आएंगे तो आप इनके साथ ऐसा नहीं करेंगी जैसा आज आपने किया। नहीं करेंगी ना? प्रॉमिस कीजिए। मोना ने शीना से कहा और अपनी हथेली उसकी तरफ आगे बढ़ा दी। नहीं करूंगी मम्मा, प्रॉमिस।